बाकी लोग भी फटाफट जुड़ जाइए। चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। सो हेलो एवरीवन, मैं मयूर चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज का ये नया लेक्चर जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, सारे करंट अफेयर जो भी हमारे मॉक में आए हुए थे उसके हर डायमेंशन को कवर करेंगे, राइट। और इससे क्या होने वाला है, हमारे एग्जाम में होने वाला है बहुत ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि हमें चीजें यहीं की यहीं याद हो जाएगी, सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी भी यहां पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट ज्वाइन कीजिए और रेडी हो जाइए अपने सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन, है ना। सभी आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। यहां हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था यहां पर हमसे कि वेयर वाज द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 ऑर्गेनाइज, है ना। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है 2024 का वो कहां आयोजित किया गया। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमारे इंदौर में एक नई रामसर साइट बनाई गई है जिसका नाम है क्या, सिरपुर सागर, है ना। जो सिरपुर लेक है हमारे इंदौर की, वहां पर ये वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया गया 2024 का। ध्यान रखिएगा कब का, 2024 का, है ना। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि नई साइट इंक्लूड की गई है, ये आपको बिल्कुल पता होगा, है ना। ऐसे ही हमारी 4 स्लाइड जो है, अब 4 साइट हो गई है। कौन कौन सी 4? अगर मैं वेटलैंड रामसर साइट की बात कर लूं, सबसे पहले जो भोज थी जो भोपाल में है वो 2002 में बनी थी, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद में जो सिरपुर सागर है, यशवंत सागर है और सांख्य सागर है, ये जो तीनों है ये अभी अभी इंक्लूड की गई है, ये भी आपको पूरी जानकारी होगी। अगर हम बात कर लें इसकी तो ये है बस एक शिवपुरी में, बाकी ये दोनों इंदौर में है ना। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं कि इस बार की थीम क्या रही है। आपको यहां पर बहुत सारे थीम वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि जो एमपीपीएससी है वो थीम वाले क्वेश्चन बना सकता है और ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो थीम सबकी हम याद रखेंगे, हमें आसानी से याद हो जाए। तो यहां हम अगर थीम देखें तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। क्या रखी गई थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी रामसर कन्वेंशन की, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मुसोंदा मुंबा जो है वो क्या है, इसकी जनरल सेक्रेटरी है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द डिजिटल कोऑपरेशन। तो यहां पर इंडिया क्या कर रहा है, अपना डिजिटल कोऑपरेशन कर रहा है किसी और कंट्री के साथ में। तो वो ऐसी कौन सी कंट्री है हमारे ऑप्शन में से, तो ध्यान रखिएगा जो कोलंबिया है ना, जो कोलंबिया का आईसीटी है, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसके साथ में हमारा जो एमआईटी है इंडिया का, उसने क्या कर लिया है, टाई अप कर लिया है, कोलैब कर रहे हैं ये लोग साथ में, जिससे क्या हो सके जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो और ज्यादा बेटर हो सके, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो एमआईटी है हमारे यहाँ का और इनका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कोलंबिया का, ये क्या कर रहे हैं, साथ में इन्होंने एक एमओयू साइन कर दिया है जिससे क्या कर सके, ये दोनों जगहों पर कोलंबिया में भी और इंडिया में भी अपनी जो भी डिजिटल सर्विसेज है उन्हें और बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ जगहों पर 9 मिल रहा है, कुछ जगहों पर 7 मिलेगा आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। वैसे 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो जो 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसमें जो तमिल है वो सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती थी। रिसेंटली जो 9वीं क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूड की गई है उसका नाम ध्यान रखिएगा, जो फारसी हो जाती है हमारी, मतलब क्या हो जाती है, जो पर्शियन हो जाती है ना, जो पर्शियन है फारसी, वो क्या की गई है, अभी अभी इंक्लूड की गई है। किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं, है ना, कौन, जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो क्या है, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये गए हुए थे ईरान और वहां पर इन्होंने क्या करा, इसे अनाउंस करा कि जो पर्शियन है वो क्या होगी, हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड की जाएगी। तो वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की कैटेगरी में ये आ चुकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु हैज रिटन द रिसेंटली डिस्कस बुक ब्रेकिंग द मोल्ड, है ना। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ब्रेकिंग द मोल्ड नाम की जो एक पुस्तक है वो अभी अभी किसने लिखी है, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया। इस प्रकार की अगर हमसे चीजें पूछी जाती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रेकिंग द मोल्ड का मतलब समझिएगा, यहां पर याद आसानी से हो जाएगा। मोल्ड का मतलब होता है एक सांचा और उन बाउंड्रीज, है ना, वो सांचे से ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक प्रकार की बाउंड्री है, तो उन रिस्ट्रिक्शन को कौन तोड़ सकता है। तो यहां पर हम जब ऑप्शंस पर आएंगे तो यहां पर नाम दिया गया है रघुराम राजन जी का, जो हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो रघुराम, इनके नाम में क्या आ रहा है, राम आ रहा है, और जिसके नाम में राम आ रहा है वो सारी बाउंड्रीज को क्या कर सकता है, तोड़ देगा बड़े ही आसानी से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
और साथ ही साथ में यहाँ पर एक और नाम जुड़ा हुआ है जिनका नाम है क्या, रोहित लांबा, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया पर ये पूछा जा सकता है कि रोहित लांबा जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन दोनों ने साथ में पुस्तक लिखी है, इसलिए दोनों का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रघुराम राजन जी और साथ ही साथ में रोहित लांबा। अब ये कैसे याद रखें, तो आपने शायद एक स्टोरी सुनी होगी, जो श्री राम हुआ करते थे, श्री राम के जो हाथ हैं है ना, उन्हें अनुज बाहु के नाम से जाना जाता था। तो वो जो उनके हाथ हैं वो उनके घुटने तक आते थे, इस कारण उनके हाथ क्या थे, बहुत ज्यादा लंबे थे, तो इससे रोहित लांबा याद रख लेना यहाँ पर, है ना। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें कि ये जो ब्रेकिंग द मोल्ड है वो क्या है, उसके पूरे नाम की अगर मैं बात करूं तो वो है रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, क्योंकि आरबीआई गवर्नर रहे तो इकोनॉमी से रिलेटेड बुक तो लिखना बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या बोल रहे हैं, जो SLSA होता है, क्या होता है SLSA, ऐसे करके भी हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज SLSA। तो ध्यान रखना, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है, ऐसी कौन सी स्टेट की है जहां पर पूरा स्टाफ जो है वो वुमेन स्टाफ रखा गया है, अभी अभी अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है वहां पर क्या किया गया है, जो SLSA है वहां पर पूरी की पूरी जो वुमेन्स है, सारी जुडिशियल ऑफिसर जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी वुमेन्स होगी। तो इस चीज को ध्यान रखें, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बिहार, और बिहार का क्या हो जाएगा, पटना हाई कोर्ट, ऐसे भी हमसे पूछा जा सकता है। वहां पर क्या किया गया है, अपॉइंटेड टीम ऑफ द फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स, सारी जितनी भी फीमेल जुडिशियल ऑफिसर है टू द की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब क्या, SLSA में अपॉइंट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि द वर्ड उर्गम है ना, उग्रम, यहां पर क्या बोल रहा है, उग्रम। उग्रम का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा उग्र होता है उसे उग्रम वाली कैटेगरी में लाया जाता है ना, मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सेल होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, हम ऐसे मान सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया, किस चीज से रिलेट करता है, तो ध्यान रखना, हमारा जो DRDO है अभी उसने एक प्राइवेट लिमिटेड है जिसके साथ मिलकर क्या करा है, एक असॉल्ट राइफल बनाई है ना, मैन्युफैक्चरिंग करना चालू की गई है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो DRDO जो है उसने एक इंडिजिनस असॉल्ट राइफल जो है वो बनाई है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, किसके साथ मिलकर, पहली बार ऐसा हुआ है कि ARD नाम का जो एक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ मिलकर इस प्रकार से जो आर्म्स एम्युनिशन वाली चीज है वो बनाई जा रही है। तो DRDO और इन्हें टाइप करा और ये कैलिबर राइफल जो है यहाँ पर बनाकर तैयार करी है। ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत होती है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, खासकर जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें ये जरूरी है कि कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन चीजों पर खास फोकस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ द अंत्योदय दिवस, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अंत्योदय दिवस जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है, मतलब वो हमें किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम अंत्योदय मनाते हैं। तो अंत्योदय की अगर मैं बात करूं तो दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं उनके लिए ही अंत्योदय मनाया जाता है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी अंत्योदय वाली, अंत्योदय का मतलब होता है कि ग्रास रूट लेवल से लोगों का उदय करना, तो उसके लिए क्या मनाया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनके नाम पर ये अंत्योदय योजना वाली चीज आई है, और ये जो अंत्योदय दिवस है वो भी उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। इनका जन्मदिन जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में इसकी जो थीम थी वो क्या रही है, थीम पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, थीम जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन, क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन, जो उनका थॉट था अंत्योदय से, है ना, वही चीज यहां पर थीम रखी गई है, तो ये आसानी से याद हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि भाई नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड जो है वो किसने जीता है, अभी अभी आपको ये पता होगा नॉर्मन ई बॉरलॉग कौन है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली चीज है वो इनसे ही जुड़ी हुई है, उसके जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर स्वाति नायक है ना, जिन्हें बिहाना दीदी के नाम से भी जाना जाता है और सीड लेडी के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा किस किस नाम से जाना जाता है, ये है बिहाना दीदी और साथ ही साथ में सीड लेडी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर स्वाति नायक। इन्होंने क्या करा है, एक डट रेसिस्टेंट, मतलब जो सूखे से बचाव कर ले अपने आप का, उस प्रकार की एक राइस की वैरायटी क्या करी है, डिस्कवर करी है, जिसे सहभागी धान के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की है, ये है उड़ीसा की, और यहाँ के जो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र होंगे वहां पर ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, इस कारण इन्हें क्या है, ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु इज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं और बड़ी आसानी से बन जाती हैं, कौन से अवार्ड किसको दिए गए हैं, कौन सी बुक किसने लिखी, इस प्रकार की चीजों पर खास ध्यान दीजिएगा। तो वहीदा रहमान जो है, क्या नाम है इनका, वहीदा रहमान, एक एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी, हमारी बहुत फेमस एक्ट्रेस हमारे इंडियन बॉलीवुड की। तो वहां पर क्या है, जो वहीदा रहमान जी हैं उन्हें क्या दिया गया है, ये दादा साहेब फाल्के जो है वो अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। 69th एडिशन था इस अवार्ड का, जो 2021 में हुआ, ठीक है, और उस समय पर ये इन्हें प्रोवाइड किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये पूछ रहा है कि विच फिल्म हैज बीन नेम्ड एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2024। तो हमारे यहाँ से कुछ फिल्म्स जो है वो नॉमिनेट होती है और किस में जाती है, ऑस्कर वाली चीजों में जाती है, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो वो ऐसी कौन सी मूवी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक मूवी है जो किस पर बनी है, केरला फ्लड पर बनी है, जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, है ना। तो ये 2018 में
जो केरला में जो फ्लड जो बाढ़ आई थी उस पर जो चीजें बनी है वो मूवी को सिलेक्ट किया गया, वो मूवी को नॉमिनेट किया गया किस चीज के लिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए। तो ध्यान रखिएगा 2023 की एक इंडियन मूवी है 2023 में आई थी जो एक मलयालम लैंग्वेज में है ना, और ये डिजास्टर पर बेस्ड है। और कौन से डिजास्टर पर, ये केरला फ्लड्स पर बेस्ड है जो 2018 में आए थे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च अर्थक्वेक वार्निंग सर्विसेज इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा जो गूगल है वो क्या कर रहा है, अर्थक्वेक वार्निंग जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। और गूगल जो है ये क्या करेगा, पहले ही वार्निंग देने वाली चीजों को यहाँ पर कर देगा। ये क्या कर रहा है भाई, ये एक एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम जो है उसे लॉन्च कर रहा है हमारे इंडिया में। किसे, एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है इंडिया में, कौन, गूगल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, द 7 टाइगर रिजर्व। तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गई, हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चीज। हमारे यहाँ के जो 7वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो कौन सा है, बन चुका है एक्चुअल में, वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का 7वां क्या हो जाएगा, टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें पूरे इंडिया का 54th जो है ये टाइगर रिजर्व आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत टेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब भारत टेक्सटाइल की बात की जा रही है। 2024 उसका जो एडिशन रहा, जो साल रहा, उसके बारे में बात की जा रही है। टोटल एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट, है ना, सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट माना जा रहा है इसे, जो 26 से लेकर 29 फरवरी को हुआ 2024 में। ये कहां पर किया गया, तो ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेस्टिवल माना जा रहा है ग्लोबली, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये इंस्पायर्ड किससे, तो ध्यान रखना है 5F विजन से इंस्पायर्ड है। और ये 5F विजन किसका है, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी का क्या है, 5F विजन है। ये चीज भी हमसे पूछी जा सकती है। इसका 5F का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है फार्म टू फाइबर, है ना। उसके बाद में फाइबर टू फैक्ट्री, फाइबर फैक्ट्री में जाएगा, फिर उसके बाद में फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल बनाकर इस चीज को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है 5F विजन के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो अभी अभी क्या हुआ है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, जो रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि रंगराजन कमेटी जो है उसके रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था, एनएससी को। इसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो हैं उन्हें इसके नए अध्यक्ष बनाया गया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये 2006 में बना था, 12 जुलाई को, ठीक है, ध्यान रखें। ये क्या करता है, हमारी जो स्टैटिक्स वाली जो चीजें, जो डेटा वाली चीजें, उन सभी को हमारे सामने लेकर आता है। ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर सर्वे करके पेश करता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी कंट्री है जो क्या कर रही है, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव जो है उसे ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये आसान है बहुत, इंडिया जो है वही कर रही है। अभी आपने देखा होगा इंडिया में वैसे भी जो मिलेट्स वाली चीज है वो बहुत ज्यादा प्रमोट की जा रही है ना। तो मिलेट्स वाली जो चीज प्रमोट कर रहा है इंडिया, तो ऑब्वियसली इसका आंसर इंडिया ही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव जो है वो इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा है। कहां ऑर्गेनाइज करा है, तो ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा है। किसने किया है, तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, एंड इंडस्ट्री, उसने किया है। किसके अंतर्गत, किससे करवाया गया, तो ये अपीडा के द्वारा करवाया गया। अपीडा का फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, ये क्या हो जाता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, है ना। इस चीज को ध्यान रखें, ऐसे फुल फॉर्म भी हमसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि मुन्नालाल विश्वकर्मा जी जो हैं वो किससे रिलेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा मुन्नालाल विश्वकर्मा जी जो हैं वो स्कल्पचर मेकिंग से रिलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, वुडन स्कल्पचर बनाने का काम करते हैं। और वो जो वुडन स्कल्पचर है बहुत ज्यादा फेमस इसलिए हुए क्योंकि वो उसमें किसी प्रकार के किसी टूल को यूज नहीं करते, ना ही किसी प्रकार का कोई पॉलिश होता है। और आप उनके स्कल्पचर को इस टाइप से देख सकते हैं, एकदम नेचुरल होते हैं, पेड़ से निकाले हुए, है ना। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो इसी के द्वारा की गई है। और ये जो है इनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस कारण ये क्वेश्चन यहाँ पर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ में ये ज्यादा चांसेस क्यों है, क्योंकि ये हमारे विदिशा से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ से, मध्य प्रदेश के विदिशा के हैं। और ये ऐसे वुडन स्कल्पचर क्या करते हैं, बनाते हैं, जो कंप्लीटली नेचुरल होते हैं, अनटच्ड होते हैं बाय एनी टूल एंड नॉट इवन पॉलिश्ड। ये ना ही पॉलिश्ड होते हैं। आप इन फोटोज को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इनकी क्रिएटिविटी कैसी है। आगे बढ़ते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये किस चीज से रिलेट करती है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत ही आसान है कि स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, है ना। तो क्या होता है, जब बच्ची का जन्म होता है और खासकर क्या किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए
मतलब ये उसी का एक पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बर्थ चाइल्ड जो रेट है उसे प्रमोट करने के लिए लाई गई थी। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है जो गवर्नमेंट होती है वो भी प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ में जो सेविंग वाली चीजें हैं वो भी जो पेरेंट्स होते हैं उस चीज को बना लेते हैं। तो ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। किसका पार्ट है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन आंदोलन जो था उसका पार्ट हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत रत्न जो है कब इंस्टीट्यूट किया गया, मतलब इसकी स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न की जो स्थापना है वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी। कब? 2 जनवरी 1954 को की गई थी। अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? तो 48 लोग जो हैं उन्हें भारत रत्न मिल चुका है, और साथ ही साथ में ऐसे 17 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है, मतलब पॉस्थ्यूमसली मिला है। कैसे मिला है? 17 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है, और बाकी अगर हम बात करें तो 48 लोगों को ये मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, कब बना? 2 जनवरी 1954, है ना, इसकी स्थापना की गई। अब उसके बाद हमसे यहाँ पूछा जा रहा है भाई कथकली जो है वो कहाँ का क्या है? क्लासिकल डांस है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि केरला का जो क्लासिकल डांस है उसे क्या है? कथकली के नाम से जाना जाता है। ये जो कथकली है उसमें क्या किया जाता है एक्चुअल में ना, ये प्ले होते हैं, है ना, बहुत सारे जो प्ले लिखे जाते हैं उस पर बेस्ड होता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट अपने हाथों की मुद्राओं के द्वारा ये डांस यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर राम और कृष्ण की जो स्टोरीज होती हैं खासकर उसको डिपिक्ट किया जाता है। तो ये केरला का है, स्टोरी प्ले होता है और एक प्रकार का स्टोरी प्ले जनरल आर्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि हु इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा किसका नाम हमेशा? राजेंद्र सिंह जी का नाम। एक सिविल सर्वेंट है जिनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह है ना। ये राजस्थान में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। वहां पर जो भी ऐसे एरिया थे जहां पर जो सूखा प्रभावित एरिया थे वहां पर इन्होंने वो फैसिलिटीज जो है वो वापस से लेकर आए। साथ ही साथ में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसे इंक्रीज करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो 2001 में मिल गया था इन्हें। साथ ही साथ में जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज होता है वो भी इन्हें 2015 में मिला है। तो डॉक्टर राजेंद्र जो हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, उनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन मध्य प्रदेश। इसकी बात हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं कि 7 जो है हमारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं? टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जिसमें से लेटेस्ट कौन सा हो जाता है? वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो लेटेस्ट हो जाता है। बाकी कौन कौन से हैं? कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है, संजय डुबरी है, सतपुड़ा है और वीरांगना दुर्गावती जो है वो हमारे साथ के साथ टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ये आपको ऑलरेडी याद होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कम्स अंडर। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो किसके अंतर्गत आती है? हमें यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मतलब जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत ये चीज आती है। और ये करती क्या है एक्चुअल में? तो जितने भी मैटर होते हैं किससे रिलेटेड? डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन और लगाने से रिलेटेड, मतलब लेवी और कलेक्शन से रिलेटेड, वो सारी चीजों को काम कौन करता है? ये यूनिट करेगी। क्या नाम है इसका? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, है ना। ये फाइनेंशियल चीजों में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसे प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो यूपी में है, और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या एयरपोर्ट कर दिया गया है ना। तो ये कहां पर है? यूपी में है, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, इसे दोनों नाम से अभी जाना जा रहा है। वाल्मीकि जी, रामायण में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको ऑलरेडी पता है, उन्होंने लिखा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द ईयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, मतलब ये यूनिसेफ की बात कर रहे हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिएगा 1946 में, है ना। कब? 1946, 11 दिसंबर को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब ध्यान रखने वाली चीज एक और क्या हो जाती है कि जो इसकी हेड है अभी फिलहाल वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कैथरीन एम रसल। ऐसे जितने भी जिस भी चीज के जो भी हेड हैं, चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, या जो भी हैं, वो सब हमें याद रखने होंगे। ऐसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो कैथरीन एम रसल जी का नाम आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। In which of the following countries was the United Nation Climate Change जो कॉन्फ्रेंस है COP27 ऑर्गेनाइज की गई? तो ध्यान रखना, ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? इजिप्ट में ऑर्गेनाइज की गई थी। इजिप्ट की एक जगह है जिसे कहा जाता है शर्म अल शेख, है ना। शर्म अल शेख जो है वहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ये क्या थी? इजिप्ट में ऑर्गेनाइज की गई। और ये कौन सा एडिशन था? तो ध्यान रखना है 27वां एनुअल जनरल मीटिंग थी यूएन की। ठीक है, एनुअल यूएन मीटिंग जो है ये कौन सी थी? 27वें नंबर की थी क्लाइमेट के ऊपर। और ये क्या है? शर्म अल शेख, इजिप्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप, है ना। तो यहाँ पर बाबल मंडप से पूछ लिया गया। तो आप लोग को लग रहा होगा भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी को क्वेश्चन यहाँ क्यों दे दिया गया, है ना। मुझसे कहा भी किसी स्टूडेंट ने,
तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में इसलिए आया है क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जो यमन का जो हौती वाले जो रेबल्स है वहां के, है ना, जो यमन वाला एरिया है, वो रेबल्स क्या कर रहे थे, जो शिप्स वहां से होकर गुजरते हैं उस पर कर रहे थे अटैक, ठीक है। इस कारण ये चीज क्या हुआ कि लाइमलाइट में आ गई, और ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो बाबल मंडप है, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि कनेक्ट किसे करता है, तो ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी जो है उसे कनेक्ट करने का काम करता है बाबल मंडप नाम का जो स्टेट है वो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर ये इस प्रकार से वहां पर अटैक होते रहेंगे तो जो नेचुरल गैस और एलएनजी की जो हमारे यहाँ सप्लाई है ना, जो सीएनजी एलएनजी ये सारे जो प्रोडक्ट की सप्लाई है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई है, वो क्या हो जाएगी, वो बाधित हो जाएगी। इसके कारण हमारे यहाँ पर क्या होंगे, रेट हाइक हो जाएंगे, क्योंकि लंबे रास्ते से वो चीजें लानी पड़ेगी, इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड सी आपको दिखाई दे रही होगी, यहीं पर ये बाबल मंडप है ना, और ये हो जाता है यमन वाला एरिया, यहाँ पर है गल्फ ऑफ अडेन। तो ये जो बाबल मंडप है वो क्या रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यमन वाला एरिया है जहां से जो हौती रेबल है वो क्या कर रहे थे, इस प्रकार की चीजें यहां कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, ये वहां पर पूछा जा रहा है, SKAO के नाम से इसे जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना भाई, यूके में इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर है। कौन सा, यूनाइटेड किंगडम में इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपको इसके बहुत सारे हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, पर ग्लोबल हेडक्वार्टर जो है, मतलब मेन जो हेडक्वार्टर है, वो कहां, यूके में देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर यूके हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विच इंडियन साइट हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, अभी अभी जो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया गया है, वो शांति निकेतन को ऐड किया गया है। और जो शांति निकेतन है वो क्या है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो हमारे बहुत बड़े पोएट, बहुत बड़े ऑथर हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये क्या है, एक कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर है ना, जो हमारे जो नोबेल लॉरिएट हैं जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा बनाया गया, जिसकी लोकेशन कहां है, बंगाल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब UNCITRAL किसने क्या किया है, होस्ट किया है। तो ध्यान रखना इंडिया ने किया है। इस कारण ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ये कब से कब तक किया गया है, 14 से लेकर 16 सितंबर 2023 में ये ऑर्गेनाइज हमारे यहाँ पर किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द फ्लैग बियरर, है ना। ये बहुत ही ज्यादा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और इनके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एशियन गेम्स में जो फ्लैग बियरर थे वो कौन कौन थे। तो आपको यहाँ पर पता होगा ऑलरेडी कि हरमनप्रीत सिंह और साथ ही साथ में लॉविलीना जो बोर्गोइन है वो क्या थे, ये दोनों मेडल विनर्स हैं हमारे एशियन गेम्स में, है ना। इस कारण इन्होंने क्या किया था, ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते थे। और क्योंकि ये हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी टीम के कैप्टन हैं हमारे हरमनप्रीत सिंह, और लवलीना बोर्गोइन को भी आप ऑलरेडी जानते हैं, दोनों ने मेडल जीता है। इस कारण इन्हें फ्लैग बियर करने का मौका यहाँ पर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे स्लिनेक्स एक्सरसाइज की। ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होती हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ये जो है इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्लिनेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो श्रीलंका और इंडिया है उसके बाद बीच में क्या है, स्लिनेक्स की जाती है इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये क्या है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो ध्यान रखिए भाई, 2023 में जो एशियन गेम हुए थे उसमें पहली बार इंडिया ने कभी गोल्ड मेडल जीता। हमारे यहाँ का एक ट्रायो था, है ना। ट्रायो किस गेम से रिलेट करता था, तो वो शूटिंग के गेम से रिलेट करता है। और शूटिंग जो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग है उसमें हमने गोल्ड जीता है। इस ट्रायो के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें दिव्यांश सिंह परमार आते हैं, उसके बाद में दिव्यांश सिंह पवार आते हैं, रुद्रांश पाटिल आते हैं, और आते हैं कौन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट शूटर की कैटेगरी में आते हैं। ये जो है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग वाली चीज करते हैं। इन्हीं तीनों ने मिलकर क्या करा है, एशियन गेम में पहली बार इंडिया ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अलॉन्ग विद द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के साथ में ये जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं 2024 में, वो कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो ध्यान रखना पहली बार USA जो है वो ये ऑर्गेनाइज करने वाला है। चालू कब होने वाले हैं, तो ये 1 जून से चालू होने वाले हैं 2024 में, है ना। और ये कौन सा एडिशन होने वाला है, तो ये है कौन सा, 9वां एडिशन। ऐसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी बनते हैं, इस चीज को पे अच्छे से फोकस करें। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एज पर द न्यू स्टडी नॉइस पॉल्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा किसकी एबिलिटी को इफेक्ट करता है, कम्युनिकेट करने की सबसे ज्यादा किसकी एबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारी डॉल्फिन्स होती है ना,
जो डॉल्फिन्स होती हैं उन पर क्या है सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोनार टेक्निक का यूज करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, और ये जो नॉइस पॉल्यूशन है वो इनकी जो भी मेटिंग कॉल्स होते हैं या फिर जो भी कम्युनिकेशन वाली चीजें होती है उन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हाउ मेनी सैटेलाइट वर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अब्रॉड द SSLV D2 लॉन्च व्हीकल इसरो। जो इसरो का D2 लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा कितनी सैटेलाइट को प्लेस किया गया है ऑर्बिट में, तो ध्यान रखिएगा 3 सैटेलाइट को इसके द्वारा प्लेस किया गया है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर तीनों के नाम याद कर लीजिए, EOS 07, जेनस 1 और साथ ही साथ में आजादी सेट 2, है ना। तो EOS 07, जेनस 1 और आजादी सेट 2 जो हैं ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, यहाँ पर SSLV D2 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द गाइडलाइन ऑन द क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। तो यहाँ पर फाइनेंस वाली बात जैसी जुड़ी तो ध्यान रखना भाई, जो क्लाइमेट का असर होने वाला है किस पर, फाइनेंसेस पर, उसके बारे में हमें कौन बताने वाला है, RBI ने ये रिपोर्ट जो है जारी की है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, RBI इसका आंसर हो जाएगा। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने क्या करा, फोरकास्ट करा है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस होगी उसके द्वारा क्या क्या असर पड़ सकता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस पर, और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस रिपोर्ट को कहा जा रहा है एमर्जिंग क्लाइमेट रेसिलियंस अ न्यू एरा ऑफ द डिस्क्लोजर फॉर द इंडियन फाइनेंशियल एंटिटीज। ये है इस रिपोर्ट का पूरा नाम, जो याद नहीं होगा और याद करने की जरूरत है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म बीमारू, है ना। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बीमारू है ये जो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को मिलाकर बनाया गया था, एक्चुअल में ये यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन और डेवलपमेंट के बेसिस पर बनाया गया था बीमारू। और अब जो है मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में आ गया, तो वो जुझारू की कैटेगरी में आ गया, बीमारू से जुझारू बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है। ये नाम दिया किसने था, तो ध्यान रखना आशीष बोस जो हैं वो हैं इसके नाम देने वाले, है ना। तो ये जो आशीष बोस हैं उन्होंने क्या करा था, ये एक प्रकार के, ये क्या है, ये एक्चुअल में एक डेमोग्राफर हैं, इन्होंने ही ये नाम कॉइन किया है, जिनका नाम है आशीष बोस। 1980s में किया था। बीमारू जो हो जाता बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त्यमलई एलिफेंट रिजर्व जो है वो न्यूज में दिखता रहता है, वो कहां पर है, तो इसकी बहुत सारी न्यूज आती है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती है। अभी एनजीटी ने इस पर कुछ कुछ जो है चार्जेस भी लगाए थे। तो ये तमिलनाडु में है हमारे, है ना, ध्यान रखिएगा कहां पर है, तमिलनाडु में है। और ये जो क्या है, ये 5वां एलिफेंट रिजर्व है, कहां पर, तमिलनाडु का। क्या नाम है इसका, अगस्त्यमलई रिजर्व जो है, एलिफेंट रिजर्व इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द इंडियन अचीवर अवार्ड एज द मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट फॉर द ईयर 2022। तो 2022 के लिए सबसे ज्यादा एमिनेंट साइंटिस्ट का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, इंडियन अचीवर अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है, इंडियन अचीवर अवार्ड। ये दिया किसे गया है, ये RK विष्णु प्रसाद जी को दिया गया है, RK विष्णु प्रसाद जी को दिया गया है। तो जिसके पास विष्णु जी का प्रसाद होगा ऑब्वियस सी बात है उसका नाम तो ऐसी चीज में आना ही चाहिए। इन्होंने 69 ऐसी चीजें हैं जिसे क्या कर रखा है, पेटेंट कर रखा है, ऐसी इनकी डिस्कवरीज है जो इनके नाम से पेटेंट है। 69 ऐसे पेटेंट इनके पास अवेलेबल हैं, और ये जो है वर्ल्ड ऑफ साइंस में, है ना, मतलब जो साइंस वाली जो चीजें जो डिस्कवरी इन्हें करी, इसलिए इन्हें क्या मिला है, इंडियन अचीवर अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GBA लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ G20 समिट। तो आप लोग को ये पता होगा कि G20 समिट थी वो किसने अभी होस्ट करी थी, तो इंडिया ने रिसेंटली वो होस्ट करी है। और वहीं से ये जो GBA वाली चीज है वो हमसे पूछी जा रही है, तो ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और ये GBA का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये एक इनिशिएटिव है जो इंडियन लॉन्च करा है एज अ चेयरपर्सन ऑफ G20 मीटिंग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। Which footballer has been named the world best player। तो जिनका नाम सबसे ज्यादा वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में आता है फुटबॉलर में, वही होंगे, ये भी 2022 में भी वही हैं। तो ये हो गए कौन, हमारे लियोनेल मेसी, जिनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। लियोनेल मेसी बहुत ज्यादा फेमस सॉकर प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर हो जाते हैं। IFFHS जो है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो IFFHS है उसने ही ये क्या किया गया है, ये अवार्ड दिया है। तो ये हो जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स, ठीक है। तो हिस्ट्री और स्टैटिक्स वाली जो चीज है फुटबॉल से रिलेटेड वो सब यही बताता है, और ये क्या करता है, इस प्रकार से अवार्ड देने का